आमना अरूज का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल नहीं है। ये हाफिजाबाद के एक लोअर मिडिल क्लास घराने की लड़की है। ये बेसिकली आमना अरूज पढ़ाई के बाद जब मॉडलिंग में आई और उसके बाद प्रॉपर्टी के ऑफिस में इसने काम किया, वहाँ पे फिर इसकी इस किस्म के लोगों से मुलाकात हुई जहाँ पे फिर पार्टियाँ की जाती थी, हल्ला गुल्ला किया जाता। प्रॉपर्टी के ऑफिस लाहौर में कहाँ? जी लाहौर में, वो बैरिंग टाउन में मुख्तलिफ जगहों पे ये प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करती थी। तो वहाँ पे फिर पैसे वाले लोगों के साथ इसका ताल्लुक बना और फिर कंपनी के असरात उसके ऊपर जब आना शुरू हुए तो उसके नतीजे में फिर आखिरकार ये वक़्वा हो गया। ये व्हाट्सएप बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस केस में पकड़ा गया है और इस गैंग का अलहदा भी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हसन शाह इसने गुंडों की एक पूरी टीम पाली हुई है और उस टीम में जो रफ़ीक और रफ़ीकी है वो इसका मेन गुंडा है जो कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी है। और ये इस कदर डेस्परेट क्रिमिनल है कि इसने एक अगवा बराए तावान में बंदे को मार दिया और मारने के बाद उसके वारसों को लाश हवाले करने का भी 25 लाख मांगा। अच्छा, कि अगर तुम चाहते हो कि उसको दफन करने के लिए कब्र मिल जाए तो मुझे 25 लाख दो। जिस पे वारसान ने लाश का तावान देने से इनकार किया तो इसने मकतूल की लाश को नहर में बहा दिया। खलीलुर रहमान कमर ने जेल में जाके तमाम मुलज़मों को बखूबी शनाख्त किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारा आज का प्रोग्राम खलीलुर रहमान कमर को अगवा करने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनकी तफ्तीश काफ़ी हद तक हो चुकी है और इसमें बहुत सारी नए इंकशाफात भी सामने आए हैं। उन इंकशाफात को हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SP ऑर्गेनाइज क्राइम आफ्ताब फुलरवान साहब जो इस सारी तफ्तीश को जो मॉनिटर कर रहे हैं। जी आफ्ताब साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी बट साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हसन शाह और उसका एक साथी पकड़ा गया, ये लास्ट दो मुलज़म थे जो रह गए थे, तो इनको कैसे पकड़ा गया और कहाँ से पकड़ा गया? ये व्हाट्सएप बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस केस में पकड़ा गया है और इस गैंग का अलहदा भी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हसन शाह इसने गुंडों की एक पूरी टीम पाली हुई है और उस टीम में जो रफ़ीक और रफ़ीकी है वो इसका मेन गुंडा है जो कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी है। और ये इस कदर डेस्परेट क्रिमिनल है कि इसने एक अगवा बराए तावान में बंदे को मार दिया और मारने के बाद उसके वारसों को लाश हवाले करने का भी 25 लाख मांगा। अच्छा, कि अगर तुम चाहते हो कि उसको दफन करने के लिए कब्र मिल जाए तो मुझे 25 लाख दो। जिस पे वारसान ने लाश का तावान देने से इनकार किया तो इसने मकतूल की लाश को नहर में बहा दिया। अच्छा, ये इस किस्म का एक डेस्परेट क्रिमिनल्स का गैंग है और इसमें DSP OCU मॉडल टाउन फैसल शरीफ चौधरी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मेहनत की है और हर जगह उसने रेड करके इस गैंग में 9 मर्द और 3 औरतों को शनाख्त परेड पे भिजवाया गया। एक्चुअली 9 मर्द और 2 औरतों को, क्योंकि आमना तो ऑलरेडी नामजद थी तो उसकी शनाख्त परेड की ज़रूरत नहीं थी। तो मुद्दई ने खलीलुर रहमान कमर ने जेल में जाके तमाम मुलज़मों को बखूबी शनाख्त किया है। ये कोट लखपत जेल में शनाख्त परेड? जी, कोट लखपत जेल में शनाख्त परेड हुई है। और अब इनका रिमांड कितने दिन का लिया जाएगा? अभी इसके बाद फिर हम रिमांड अप्लाई करेंगे। तो रिमांड तो कोर्ट की समाप्ति है, वो कितना हमें रिमांड देते हैं, लेकिन ज़ाहिर हमें रिमांड चाहिए होगा। फिर रिमांड के बाद हमने वो रिकवरीज मुकम्मल करनी है जो इस केस से मुतल्लिक़ शहादतें हैं, तो वो इनसे रिकवर की जाएंगी। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताएं कि इस वारदात में जो 9 तो मुलज़म हैं उसमें जो 3 ख़वातीन हैं, एक मरियम है इसकी अरूज की बहन और दूसरी शमाइल है, उन्होंने किस हद तक इस वारदात में शिरकत की? देखें, जो शमाइल है उसकी हद तक हम तहकीक कर रहे हैं। उसका अब तक कोई डायरेक्ट रोल इसमें साबित नहीं हो रहा और बट साहब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस इसको बिल्कुल इम्पार्शियल होकर तफ्तीश कर रही है। अगर इसमें कोई बेगुनाह बंदा या बंदी पकड़ी जाती है तो बिल्कुल हम उसको तफ्तीश में क्लियर करेंगे। और शमाइल के हवाले से, उसके इस मुकदमे में मुलव्वस होने के हवाले से अभी तक कोई ऐसी ठोस शहादत सामने नहीं आ रही, तो हो सकता है कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। और मरियम का बता दें? मरियम क्योंकि इसकी आमना अरूज की बहन है, बवक्ते वक़्वा घर में मौजूद थी और वो सारे चीज़ में उसने हेल्प की है, तो इसलिए मरियम के हवाले से
शवाहिद मौजूद हैं कि उसने कंट्रीब्यूट किया है इस वारदात में। अच्छा, ये बता दें कि आमना अरूज और जो मरियम है, इनकी उम्रें कितनी हैं और ये शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है? दोनों गैर शादीशुदा हैं, दोनों स्टूडेंट हैं और नौजवान लड़कियां हैं। स्टूडेंट किस यानी ग्रुप की स्टूडेंट है? जी, एम ए किस सब्जेक्ट में कर रही है? मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कर रही हैं। वो MSc कर रही है जो मरियम है, और इसने किसी सब्जेक्ट में मेरा ख्याल है MA किया है। तो ये हॉस्टल में रह रही थी? नहीं, अपने फ्लैट में रह रही थी, अपार्टमेंट में। और जो 2 फ्लैट इन्होंने बैरिया टाउन में लिए थे वो किस शख्सियत के नाम थे या किसने किराए पे लिए थे? वो उस पर अभी तहकीक कर रही हैं कि वो किन के नाम पे लिए गए, क्योंकि ये 2 फ्लैट्स हैं जो इस वारदात में सामने आ रही हैं। अच्छा, जो हैकर है जिसका वो बार बार कहते थे कि मुझे हैकर ने मारा, वो हैकर ज़ीशान है, तो ज़ीशान या जो भी मुल्ज़म है उसकी अब तक क्या यानी बैकग्राउंड निकली है? एक मुल्ज़म वो था कि जिसने खलीलुर रहमान के पाँव के करीब फायर किए थे। हम उसका पूरा फॉलोअप कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। नहीं, जो हैकर है ना उसका तो खलीलुर रहमान ने बताया कि ये हैकर था, मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा था, मुझे मार रहा था बार बार। वो कौन है? हैकर से आप क्या मुराद लेते हैं? हैकर उसको कहते थे कि बार बार जब ये सारे मुल्ज़म उसको हैकर के नाम से बुलाते, जब हम 3 गाड़ियों में लेके जा रहे थे, उसकी सारी उस बयान में मौजूद है कि उसका नाम हैकर उसको रखा हुआ था, या आर्टिफिशियल नाम या उर्फियत में कह रहे हैं। बेसिकली वो शूटर है। अच्छा, और हैकर से आपके ज़हन में आता है कि पता नहीं वो कोई कंप्यूटर नहीं, वो शूटर था जिसने उसके पाँव में फायरिंग भी की थी। अच्छा, ये असला और जो इनके पास जो वायरलेस सेट थे ख़ास तौर पे, ये तो पुलिस के इस्तेमाल में होते हैं, इन तक कैसे पहुँचे? जो वायरलेस सेट हैं वो ब्लैक मार्केट से मिल जाते हैं, तो जो पुलिस के इस्तेमाल में होते हैं वो डिफरेंट वायरलेस सेट होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है, ये उस कैटेगरी के नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वायरलेस सेट ब्लैक मार्केट से अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो आमना अरूज है और ये जो इसके साथ जो 2 मुल्ज़िम ख़ास तौर पे ममनून हुसैन और ये हसन शाह, इनका एक ट्राई एंगल लव स्टोरी भी चल रही थी, या इनका आपस में बहुत क्लोज रिश्ता था, तो उस वाले से पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं? अब उसको लव स्टोरी का आप नाम दे रहे हैं, हम उसे एक क्लोज रिलेशनशिप का या क्लोज फ्रेंडशिप का नाम देते हैं। इकट्ठे पार्टी करते थे, इनकी बड़ी करीबी गपशप थी इसमें। अच्छा, जिस जौहर टाउन के जिस कैफ़े में इन सब ने आइस का नशा करते पार्टी करते, उस कैफ़े के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? फ़िलहाल हम जो तफ्तीश कर रहे हैं भाई साहब, वो अगवा बराए तावान की है। उस कैफ़े के हवाले से अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो लोकल पुलिस स्टेशन करे, बिकॉज हमारे इस वक़ुए से उस कैफ़े का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छा, हसन शाह के बारे में कहा जा रहा है कि ये उस वक्त वक़ुआ पे मौजूद था लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, ये क्या बना? इसका कितने दिन बाद क्यों गिरफ्तार हुआ? वारदात के बाद भट्ट साहब जो इस किस्म के डेस्परेट मुल्ज़िम है वो अपने घर इंतज़ार नहीं करते कि पुलिस आए और उन्हें गिरफ़्तार कर ले। ये फ़रार हो गया था, लेकिन उसके बाद एक नाकाबंदी के दौरान ये इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, सवाल थोड़ा सा हट के है, वो ये है कि ये जो 15 जुलाई को वाक़या हुआ, उस वक़्त था 8 मुहर्रम, और कहा यह जा रहा है, हमारे कुछ ज़राए का कहना है कि 8 मुहर्रम को वाक़या हुआ, तो इनसे खलीलुर रहमान कमर से कहा गया कि आप अभी FIR दर्ज ना करवाएं। उसके बाद अगले, क्योंकि 9वां और 10वां मुहर्रम था, फिर इसके मुल्ज़म गिरफ़्तार किए गए। उसके बाद FIR दर्ज करके कहा गया कि अगले दिन हम सारे मुल्ज़म पकड़े। इस वाले से आप क्या कहें? बट साहब, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम दिन है, लेकिन पुलिस के लिए ना तो कोई छुट्टी का दिन होता है, ना कोई त्यौहार का दिन होता है। हम 24 आवर्स ऑन ड्यूटी हैं। तो जैसे ही पुलिस के नोटिस में आया, उसकी FIR दर्ज की गई, और FIR दर्ज करने के फ़ौरन बाद रेड शुरू हो गया और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। और हसन शाह को और उसके साथी जो रफ़ीक है, उसको कहाँ से गिरफ़्तार किया गया? हसन शाह तो नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया, और रफ़ीक और रफ़ीकी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके मुतालिक अब आगे हम उसको शनाख्त परेड पे भिजवाएंगे। यहाँ वो एक जो अहम सवाल जो हर तरफ से पूछा जा रहा है कि हसन शाह ने ही वो वीडियो लीक की है जिसमें खलीलुर रहमान के हवाले से कुछ वीडियो ऐसी है नाजेबा किस्म की है, तो ये वीडियो को कहा यह जा रहा था कि उनके फ़ोन से सारा डाटा जो है ना वो डिलीट कर दिया गया था। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में किसी भी वीडियो पर कोई कमेंट करना सिंपल सी बात नहीं है।
ऐसी कोई वीडियो जब हमारे नोटिस में आएगी तो हम फौरी तौर पे उसको फोरेंसिक के लिए भिजवाएंगे ताकि चेक किया जा सके कि उसमें हकीकत है या ये भी डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई है। अच्छा, पुलिस के लिए इस तरह के केस में, क्योंकि ये बहुत अहम केस था, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको फेम कहें या डी फेम मिली, तो जब भी पुलिस इस तरह का कोई पकड़ती है तो अगर मुद्दई के मोबाइल फ़ोन से तमाम डाटा डिलीट कर भी दिया जाए तो साइबर क्राइम वाले 1-2 घंटे में रिवाइव करते। तो अभी तक ये इतने दिन गुजरने के बावजूद ये डाटा क्यों नहीं रिवाइव किया गया कि उनके जो चैटिंग थी, जो वीडियोस थी, उसको रिवाइव करके सामने लाया जाता कि उनके फ़ोन से ये निकला और आमना अरूज के फ़ोन से ये निकला। आप किसके फ़ोन की बात कर रहे हैं? एक तो खलीलुर रहमान कमर के फ़ोन का उस वक्त ही कहा, DIG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके फ़ोन में से जो डाटा था ना वो मुलज़िमों ने डिलीट कर दिया था और इनका फ़ोन जो है ना वो वापस हो गया, मिल गया है। जो खलीलुर रहमान कमर का एक तो फ़ोन से डाटा रिकवर किया जा सकता है साइबर का, दूसरा आमना अरूज के और ये जो है ममनून हुसैन, इनके फ़ोन से भी कहते हैं बहुत सारी वीडियो जो है ना रिकवर की गई थी। आमना अरूज के मोबाइल फ़ोन जब दौरान तफ्तीश रिकवर हो जाएगा तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो अभी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो उसको डाटे को रिकवर किया जा सकता है थ्रू फोरेंसिक साइंस एजेंसी। तो वो हम फोरेंसिक साइंस एजेंसी के ज़रिए उसको रिकवर करने के लिए बिल्कुल भेजेंगे। अभी उसका यानी डाटा रिकवर नहीं हुआ? डाटा रिकवर सर हम नहीं करते। नहीं, फ़ोन रिकवर हो गया अरूज का? फोरेंसिक साइंस एजेंसी करती है और उसका फ़ोन रिकवर हो चुका है। रिकवर होने के बाद अब हम उसको बराए फोरेंसिक एनालिसिस PFSA में भेजेंगे। अच्छा, इस सारे केस का ओवरऑल चलान जो बनाया जा रहा है उसमें किस मुल्ज़म को किस खाना में रखा जा रहा है और किस तरह इसका यानी फाइनलाइज किया जा रहा है? इसमें खाना नंबर 2 वाली तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो अभी मुल्ज़म जब वापस हम रिमांड पे लाएंगे तो उसके बाद फिर इनकी रिकवरीज होंगी और रिकवरीज के बाद फिर हर मुल्ज़म को उसके रोल के साथ चालान अदालत किया जाएगा ताकि अदालत इस मुकदमे पर कानून के मुताबिक फैसला कर सके। पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि FIR 5 रोज़ बाद दर्ज की गई। क्या ये इसमें कुछ हकीकत है कि वो एग्जैक्ट 5 रोज़ तक गुमसुम रहे? ये मानने वाली नहीं बात कि 5 रोज़ तक वो खामोश रहे और 5 रोज़ तक FIR दर्ज ना हुई। पुलिस के सेक्शन 154 CRPC के मुताबिक जैसे ही कंप्लेनेंट पुलिस के पास आता है तो उसकी फौरी तौर पे रजिस्टर FIR में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो पुलिस का मुकदमा दर्ज करने में किसी किस्म का ना तो कोई तवक्कुफ़ किया गया ना कोई डिले है। जैसे ही हमारे नोटिस में आया तो मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर उसके फ़ौरन बाद रेड्स और तफ्तीश का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। अच्छा, आमना अरूज ये कितने बहन भाई हैं? आमना अरूज की एक बहन तो वो मरियम जो इस मुकदमे में है, मेरा ख्याल एक उनका भाई एक और है। वो कहाँ होता है? वो गांव में होता है, उसका इस वक़्त से कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस तरह मैंने व्हाट्सअप कहा कि जब हम पुलिस में तफ्तीश कर रहे होते हैं तो महज बहन भाई होना आपका जुर्म नहीं हो सकता। मरियम का भी अगर उस वक़्त से ताल्लुक़ ना होता तो उसको भी कतन इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, मैं इस बारे में पूछा कि फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल है या नॉन क्रिमिनल? नहीं, मैं आमना अरूज का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल नहीं है। ये हाफिज़ाबाद के एक लोअर मिडिल क्लास घराने की लड़की है और वहाँ पे इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बेसिकली आमना अरूज पढ़ाई के बाद जब मॉडलिंग में आई और उसके बाद प्रॉपर्टी के ऑफिस में इसने काम किया, वहाँ पे फिर इसकी इस किस्म के लोगों से मुलाकात हुई जहाँ पे फिर पार्टियाँ की जाती थी, हल्ला गुल्ला किया जाता। प्रॉपर्टी के ऑफिस लाहौर में? कहाँ? जी लाहौर में, वो बैरिया टाउन, मुख्तलिफ जगहों पे ये प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करती थी। तो वहाँ पे फिर पैसे वाले लोगों के साथ इसका ताल्लुक़ बना और फिर कंपनी के असरात उसके पर जब आना शुरू हुए तो उसके नतीजे में फिर आखिरकार ये वक़्वा हो गया। अच्छा, आमना अरूज की कुछ हमें भी मिली हैं, इसकी जो टिकटॉक बनी हुई है ममनून हुसैन के साथ, तो वो तो मिली हैं, तो इस वजह से ये टिकटॉकर भी थी। अगर आप चंद वीडियोस मिलने पे हम टिकटॉकर किसी को डिक्लेयर कर सकते तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का हर नौजवान टिकटॉकर है और हर बच्चा ये टिकटॉक बना के अपनी एक्सप्रेशन का इजहार करता है। तो अगर उसकी टिकटॉक है तो ये चीज़ तो साबित होती है कि ये और ममनून हुसैन इस वक़्वे से पहले भी आपस में ताल्लुक़ में और वास्ते में थे। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने बताई है अपने बयान में भी खलीलुर रहमान कमर ने कि जब वो मुझे नामालूम मुकाम पर ले गए गालबन ननकाना के करीब जो, तो कहते 3 घंटे उन्होंने मुझे जहनी और जिस्मानी टार्चर। जिस्मानी टार्चर तो समझ आता है, ये जहनी टार्चर किस चीज़ का था? भाट साहब, जब आपकी गर्दन पे गन रखी हो और आपसे अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछे जाएं और आपसे कहें कि अपने शेर सुनाएं, मैं समझता हूँ इससे बुरा मेंटल टॉर्चर और कोई नहीं हो सकता। जिस्मानी टॉर्चर को आप भूल सकते हैं,
ज़हनी टॉर्चर हमेशा याद रहता, प्रिंट हो जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि खलीलुर रहमान कमर को जिस्मानी टॉर्चर के अलावा ज़हनी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और यही कहते हैं जब ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा था तो साथ में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोनों पर उनकी वीडियोज़ भी बनाई जा रही थी। ऐसी कोई वीडियो अभी तक हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि मुलज़म तो सारे आपके पास है, तो उनके सारे मोबाइल तो आपने चेक कर लिए होंगे। नहीं, जैसे ही हमने मुलज़मान को गिरफ़्तार किया तो कानून के मुताबिक हमने उन्हें फ़ौरी तौर पे बराए शनाख्त परेड भेज दिया। अभी जब ये रिमांड पे वापस आएंगे तो फिर इनसे तफसीली पूछ-गुछ की जाएगी और फिर इनसे मज़ीद रिकवरीज की जाएंगी। और इनके खिलाफ 2 और केस थे, एक में इन्होंने 1.5 लाख रुपया लिया था और एक में अभी जो मुद्दई है वो सामने नहीं आ रहे, तो वो जो 1.5 लाख रुपया लिया था उस केस का क्या बना? कौन से 1.5 लाख की बात? इनकी एक और हमें पता चला था कि इन्होंने 2 और हनी ट्रैप वाले वाक़या किए थे जिसमें मुद्दई पहले सामने नहीं आए थे। तो हमें इसी जो इनकी जो तफ्तीश करने वाले एक पुलिस अफसर ने बताया था कि इनसे इन्होंने माने का 1.5 लाख रुपया अगर कोई और वारदात है तो वो मुद्दई मुतलका पुलिस स्टेशन में जाएगा, CIA के पास नहीं आएगा। तो अगर कोई ऐसी इतला वहाँ पे कोई दर्ज हुई, मेरे इल्म में नहीं है, अगर कोई हुई होगी तो फिर सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमें डिटेल से जो अब तक की तफ्तीश है उसके हवाले से बताया। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।